तुम मॉक टेस्ट देते तो हो, लेकिन मॉक टेस्ट के अंदर तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम पता है क्यों है? क्योंकि तुम लोगों को मॉक टेस्ट देने का सही तरीका ही नहीं पता है। तुम मॉक टेस्ट देते तो हो, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हो। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे तुम कितने ही टेस्ट दे दो, लेकिन जब तक उसका एनालिसिस नहीं करोगे ना, तब तक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्क्स कभी इंक्रीज़ नहीं होंगे। जो मार्क्स आ रहे हैं ना, एंड तक वो ही आएंगे जब तक तुम लोग एनालिसिस नहीं करोगे। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं उनको बता देती हूँ कि आई एम खुशी, अ नीट मेंटोर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट के अंदर नंबर इंक्रीज़ क्यों नहीं हो पाते हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटजी को अपनाएं जिनसे हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं। आज हम लोग बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी की। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बच्चों के मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पाते हैं। 80% जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो मॉक टेस्ट देते ही नहीं हैं। स्टार्टिंग में नहीं देते कि ठीक है यार, बिना मॉक टेस्ट के कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं और फिर एंड में आके 2-3 महीने पहले उनके अंदर वो कीड़ा आता है कि अब तो मेरे को टेस्ट देना पड़ेगा, मेरा दोस्त भी दे रहा है और उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। तो इसी के कारण फिर क्या होता है कि वो लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। जबकि एक वो बच्चे होते हैं जो कि साल भर मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन उनको मॉक टेस्ट देने का सही तरीका ही नहीं आता है। मतलब मॉक टेस्ट तो साल भर दिया उन्होंने, लेकिन उनके नंबर जो है ना, वो जो स्टार्टिंग में थे वो ही एंड में भी हैं और फिर वहीं उनकी नैया ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को हमारी मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस पता है। तुम्हारे कोचिंग में चीख चीख के तुम लोगों को बताया है, स्कूलों में बताते हैं। अगर नीट के बारे में तुम लोग कभी किसी सरिया मैम से बात करते हो तो वो जेन्युइनली तुम लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये एग्ज़ाम है और इसमें ऐसा ऐसा होता है। बट कोचिंग्स में ज़्यादातर बताया जाता है कि मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम लोग ना स्टोरी से समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है जिसको शायद समझने को भी मिलेगा। ये स्टोरी है 2 स्टूडेंट्स की। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टूडेंट है, एक है हमारे पास रिया और एक है हमारे पास राहुल। ठीक है, रिया जो है ना, वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर थी और वो स्टार्टिंग से ही टेस्ट देते हुए आ रही थी कोचिंग में। जो भी टॉपिक वाइज हुए, सब्जेक्ट वाइज हुए और जो भी सिलेबस वाइज क्वेश्चन टेस्ट में आ रहे थे, वो सब देते हुए आ रही थी। बट जो राहुल था ना, वो इतना सीरियस नहीं था स्टार्टिंग में, उसने एक भी टेस्ट नहीं दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, और जो अपनी रिया थी वो सारे टेस्ट को देते हुए आ रही थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वो कोचिंग में एनरोल्ड थी और उस कोचिंग में हर वीक में 2 टेस्ट होते थे। तो हर 2 वीक में एक टेस्ट होता था। तुम लोग कोचिंग में भी होता होगा अगर तुम लोग एनरोल्ड हो तो वीक में टेस्ट होते थे। उसने सारे टेस्ट दिए हैं, वीक टेस्ट दिए, सिलेबस वाइज टेस्ट दिए, सारे टेस्ट दिए। और जो राहुल था ना, उसने एक भी टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि जो राहुल था ना, उसने एक भी टेस्ट नहीं दिया। अब लास्ट में क्या हुआ कि अब लास्ट के 2-3 महीने बचे हुए हैं। अब राहुल ने सोचा कि अब मेरे को टेस्ट देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने लास्ट के 3 महीने में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ज्वाइन किया और वो देना स्टार्ट किया। और जो रिया है वो तो स्टार्टिंग से देते हुए आ रही थी, तो उसको तो कोई टेंशन नहीं थी। उसने सारे टेस्ट दिए थे, सब कुछ किया था उसने क्या था, जितने भी टेस्ट हुए थे ना साल भर में उसकी कोचिंग के अंदर, उसने उन सबको रख के रखा था साइड में। और लास्ट टाइम पे उसने उनको भी सॉल्व किए थे और जो क्लास में और जो कोचिंग में मॉक टेस्ट हो रहे थे उनको भी सॉल्व किए थे। हो गया सब। ठीक है, दोनों के टेस्ट हो गए, दोनों का एग्ज़ाम हुआ, नीट का एग्ज़ाम हुआ। और नीट के एग्ज़ाम के अंदर जो राहुल था ना, उसके मार्क्स आए थे 602 और जो रिया थी ना, उसके मार्क्स आए थे 605। सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस था दोनों के मार्क्स में। ठीक है, अब राहुल ने ऐसा क्या करा जो उसके मार्क्स मतलब एकदम रिया के लेवल पे ही आए हैं, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं। अब सोचने वाली बात ये है, यहाँ पर सब शॉक्ड हो गए थे कि सिर्फ 2 महीने पहले टेस्ट एनालिसिस करने के बाद ही मतलब उसके मार्क्स इतने आ गए। और वो 1 साल से टेस्ट देते आ रही थी, उसके मार्क्स सिर्फ 605 ही आए। तो देखो, यहाँ पर क्या था कि जो राहुल था ना, उसने जितने भी टेस्ट दिए, मतलब मान लो उसने कम से कम 10 से 15 टेस्ट दिए होंगे लास्ट के 3 महीने में,
उसने हर एक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करा, इसलिए उसके मार्क्स इतने आ गए। और जो दूसरी तरफ रिया थी ना, उसने टेस्ट तो बहुत दिए, साल भर टेस्ट दिए, लेकिन उसकी टेस्ट की जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी थी ना, वो बिल्कुल ही नहीं कर पाई। उसने टेस्ट का एनालिसिस कुछ भी नहीं किया, टेस्ट तो सारे दिए उसने, लेकिन उसके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पाए। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि उसने कुछ टेस्ट के पेपर जो दिए थे ना, वो इररिलेवेंट थे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस थे, सिलेबस का वो नहीं था। 4-5 साल पहले वाली एनसीईआरटी का उसने पढ़ा होगा, वही टेस्ट दिए होंगे, तो कुछ इररिलेवेंट था, कुछ गलत था, जो उसने सही पढ़ा था जो, और उसका उसने एनालिसिस नहीं किया था। बात यहीं पर अटक गई कि दोनों के मार्क्स सेम इसलिए आए क्योंकि राहुल ने मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, हमें प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से ऐसे ही अगर टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस नहीं करोगे ना, तो नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर इफ़ यू आर सीरियस, तो आप लोगों को टेस्ट के बाद एनालिसिस करना ही पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगी। थोड़ी सी लेंदी हो सकती है वीडियो, बट 2x पर 1.5x पर चलाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि जो अपना मॉक टेस्ट होता है ना, उसकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसके बारे में बिल्कुल डीप बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास किन टाइप के टेस्ट होते हैं, किन टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है? ध्यान से सुनना, समझना। ठीक है, देखो, सबसे पहले होता है कि आपको अपना टेस्ट का चुनना है, मतलब किस टाइप की टेस्ट आप लोगों को आप देना चाहते हो पूरी नीट जर्नी में। ठीक है, सेलेक्ट योर मॉक टेस्ट। 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला होता है टॉपिक वाइज, दूसरा होता है सब्जेक्ट वाइज, और तीसरा जो कि मेन इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है तुम लोगों का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जो कि राहुल ने दे करके अपना नीट फोड़ा था। ठीक है, उसने यही लास्ट के 3 महीने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही दिए थे, 2 उसने नहीं दिए थे, उसने सिर्फ 1 ही दिया था। 3 महीने पहले के 3 महीने उसने वो ही दिया था, और उससे ही उसके 603 नंबर आए थे। अभी फुल सिलेबस वाले को भूल जाओ। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो तुमको देना है ना, वो तुमको अपने एग्ज़ाम से 3 महीने पहले ही देना है। मान लो जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम हमेशा मई में होता है, तो मई से 3 महीने पहले तुम लोगों को स्टार्ट कर देना है मॉक टेस्ट देना। अगर तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो भी देना है, तो भी टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। मैं प्रेफर करूँगी कि तुम लोग 3 महीने पहले से अपने किसी अच्छे कोचिंग की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। AITS नाम से ही होते हैं, ये तुम्हारे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। क्या होता है ना, किसी भी बहुत अच्छे कोचिंग की तुम लोग ले सकते हो। देखो, मेरा ही मानना है कि लो तो तुम लोग ऑफलाइन लेना, क्योंकि देखो ऑनलाइन में ना लास्ट के 3 महीने रिस्क नहीं ले सकते हम। ठीक है, तुम लोग पहले के जो टेस्ट है वो भले तुम लोग ऑफलाइन ले सकते हो, लेकिन AITS जो है ना, वो तुम लोग ऑफलाइन ही लेना, ऑनलाइन लेने की गलती मत करना। ठीक है, बाकी के टेस्ट ऑनलाइन लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन AITS जो होते हैं ना, वो ही तुम्हारा करियर डिसाइड करते हैं। और शायद अगर तुमने AITS लिया और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो AITS लो तो ऑफलाइन लेना, कोई भी अच्छी कोचिंग का ले लेना, थोड़ा पैसा खर्च होगा, बट अगर तुम्हारा करियर बन रहा है तो फिर क्या बात है ना। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। देखो, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट तो तुम्हारे ऑफलाइन में तो होते ही हैं। अगर तुम लोग ऑफलाइन कोचिंग से अपनी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास होते ही होते हैं। 2 हफ्ते में एक बार होता है टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, स्टार्टिंग से होना स्टार्ट हो जाते हैं ये। देखो, अगर तुम लोग अपनी कोचिंग से दे रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को मतलब मन में है कि ये जो टेस्ट है मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मेरे को कुछ और भी करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, तो तुम इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट क्वेश्चन दे सकते हो। ठीक है, मतलब कि जैसे कि है, मतलब टाइम है तुम्हारे पास, 2 घंटे मिलते हैं शायद उसमें, तो तुम लोग वो ज्वाइन कर लो। वो तुम ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। तो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और टेस्ट भी हो जाएगा तुम्हारा, एक्स्ट्रा में हो जाएगा कि ठीक है मैंने कोचिंग में भी किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा अपने खुद से भी किया है, तो तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑनलाइन को चूज़ कर सकते हो।
क्योंकि देखो क्या है ना, आज के टाइम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो तुम लोग बिल्कुल ऑनलाइन चूज़ कर सकते हो। अगर तुम लोगों को एक्स्ट्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे आजकल तो आ गए हैं, तुम लोग जो भी तुम लोगों को अच्छा लगे, तुमको पसंद आए, वो तुम ले सकते हो, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कि हम लोग कितने मॉक टेस्ट दें पूरे नीट जर्नी में। देखो, इसका सीधा सिंपल आंसर ये है कि तुम लोग जितने मॉक टेस्ट को एनालिसिस कर सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो। अभी जोश में हो, नए नए आए हो, तो बोलोगे अरे दीदी मैं तो एक हफ़्ते में 3 टेस्ट दे दूँगा। पर खुद से सोचो, क्या तुम एक हफ़्ते में 3 टेस्ट एनालिसिस कर पाओगे? कोचिंग भी जाना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, रिवीजन भी करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट एनालिसिस कर लोगे? करोगे? नहीं हो पाएगा बाबा। मतलब एक दिन में, मतलब एक हफ्ते में 3 टेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो मतलब तुम लोग से जितना एनालाइज हो पाए तुम उतना करो। देखो, एक हफ्ते में 1 टेस्ट दो, अगर बहुत अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो ना तो ही दो, नहीं तो फिर 2 हफ्ते में 1 टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम लोग बस टेस्ट दो, बस नहीं, टेस्ट को एनालाइज कर पाओ, उस टाइप के टेस्ट दो। बहुत सारे सर मैम बोलते हैं कि तुम लोगों को अपने नीट के पेपर में इतने टेस्ट देना है, इतने टेस्ट देना है। भाई टेस्ट दे दोगे, लेकिन जब एनालाइज नहीं कर पाओगे तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने मॉक टेस्ट एनालाइज हो पाएँ उतने टेस्ट दो। नेक्स्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट इन्वॉल्वमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखो, यहाँ पर मॉक टेस्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए उन बच्चों की बात हो रही है जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, उन लोगों के लिए तो एक अलग ही इन्वॉल्वमेंट है। कोचिंग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वो भी बैठ रहे हैं, सब टेस्ट दे रहे हैं, वो भी अपना टेस्ट दे रहे हैं, OMR भर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, उनको अपने लिए इन्वॉल्वमेंट खुद बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई चलो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, देते देते मम्मी ने पीछे से बुलाया, बेटा खाना खा ले। अरे मम्मी खाना खा लेता हूँ, मम्मी ने बुलाया खाना खा लेता हूँ, उसके बाद टेस्ट दे दूँगा, 1 रोटी खाने में क्या ही जा रहा है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मतलब ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है तुम लोगों को, है ना। पहले अपना टेस्ट दो, एक खुद का इन्वायरमेंट बनाओ। घर में इन्वायरमेंट तुमको ही बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यहीं पे आती है कि घर पे उनसे इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है। तो तुम लोगों को पहले बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है, टेस्ट देने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे? तो देखो, जब भी टेस्ट देने बैठो ना, तो अपने साथ पानी की बॉटल, जितने भी तुम्हारे पेन्स हैं, OMR शीट है, वो सब लेके बैठो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस कमरे में टेस्ट दे रहे हो उस कमरे की कुंडी 3 घंटे 20 मिनट के लिए लगा दो। पेपर इतनी देर के लिए होता है, तो उतनी देर पहले बैठना सीखो, ठीक है। उतनी देर बैठना सीखोगे तो फिर आगे जाके तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गेट की कुंडी लगाई, 3 घंटे 20 मिनट का टाइमर सेट कर दो, घड़ी है या फ़ोन है जिसमें भी, उसमें सेट करो और पूरे सिस्टम के साथ बैठो। बीच में कोई शोर नहीं, कोई ख़राब नहीं, पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ तुम लोगों को टेस्ट देना चाहिए। और ये याद रखो कि तुम लोगों को मॉक टेस्ट देना है, बहुत देना है, और उसको एनालाइज करना है, टेस्ट देना है, घर के इन्वायरमेंट में देना है। भले घर में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अपन अपनी कुंडी लगाए टेस्ट दे रहे हैं 3 घंटे 20 मिनट के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है भी तुम लोगों के लिए। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम बोल सकते हैं हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, इसी सवाल से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि हमें तो आता ही नहीं है कि एनालाइज कैसे करें। देखो, मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, जाओ, तो घर आओ। घर आने के बाद खुद से ये 4 सवाल पूछना। क्या है वो बता रही हूँ। आपने देखा कि आपसे फिज़िक्स में ये गलती हुई, फिज़िक्स में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया था लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाया बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में आपसे ये गलती हुई, ठीक है, आपको टाइम नहीं मिल पाया होगा। बायोलॉजी में आपसे ये गलती हुई, आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, आई नो। देखो, स्टार्टिंग में जब हम लोग बीज बोते हैं ना, तो उसको उगने में टाइम लगता है। ऐसे ही तुम लोग धीरे धीरे 4-5 महीने जब रेगुलर टेस्ट दोगे ना, तो तुम लोग सीख जाओगे। लेकिन सीखोगे कब? जब तुम खुद से क्वेश्चन करोगे। तुम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तुम लोगों को खुद से क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है बताती हूँ।
खुद से सवाल पूछना है आपको कि क्या मुझे वो कंसेप्ट नहीं आता था। फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है किसी टॉपिक का, तो तुम लोगों को खुद से पूछना है कि फ़िज़िक्स के कौन से टॉपिक के कौन से चैप्टर का मुझे ये क्वेश्चन नहीं बना। अगर अंदर से लग रहा है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना या मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तो अपनी नोटबुक उठाओ, उस नोटबुक में लिखो कि ये टेस्ट का मेरे से ये क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं समझ में आया था। ठीक है, लिख दिया, उसको रखो और अपनी नोटबुक, फिज़िक्स की नोटबुक उठा करके उसको समझो कि मुझसे ये गलती हुई थी, मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। उसको समझो। अगर खुद से समझ नहीं आए तो फिर अगले दिन अपने कोचिंग में जाके टीचर से पूछो। और जब अगली बार जब टेस्ट देने जाओ ना, तो उस डायरी को खोल के देखना कि मुझसे ये कंसेप्ट गलत हुआ था, अब मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अब मुझसे कोई गलती नहीं होने वाली है। इस कंसेप्ट को, इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अगर कंसेप्ट नहीं आता है कोई बात नहीं, खुद से जब तक सीखने की कोशिश नहीं करोगे वो कोई और नहीं डाल पाएगा दिमाग में, खुद को ही डालना पड़ेगा। दूसरा सवाल पूछना है कि देखो कंसेप्ट तो आता था, बस फॉर्मूला याद नहीं है, बायो की किसी टर्म का मुझे कंसेप्ट याद नहीं है। तो जब तुम खुद से टेस्ट देके घर पे आओगे, खुद से सवाल पूछोगे कि क्या मेरी मेमोरी वीक है, और अगर वो बोलता है कि हाँ, दिमाग बोलेगा कि हाँ भाई हाँ, तो तुम लोगों को क्या करना है, उस चीज़ को, उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को बार बार रिवाइज़ करना है। जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी बार वो दिमाग में बैठेगा। तो इस बात को ठान लो कि देखो फिज़िक्स को रट नहीं सकते ना केमिस्ट्री को रट सकते हैं, बायोलॉजी में भी रटने की चीज़ें हैं, बट कुछ समझने की भी हैं, कुछ कंसेप्चुअल हैं जिनको तुम्हें समझना ही पड़ेगा। जैसे कि बॉटनी में 2-3 चैप्टर हैं जिनमें से तुम लोगों को बहुत कंसेप्चुअल है, वो वहाँ पर समझना पड़ेगा, तो वहाँ पर तुम रट नहीं सकते। तो रटने के लिए बार बार चीज़ों को, कंसेप्ट को समझोगे ना, तब वो जाके तुम्हें समझ में आएंगे, एकदम से कुछ नहीं आएगा। दूसरा सवाल खुद से पूछना है कि क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक करी, क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी, क्या मैंने फ़िज़िक्स में कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक करी, बायोलॉजी में मैंने कोई थ्योरी वाली जो थी उसमें मैंने गलत टिक मार करके आ गया। अगर तुम खुद से सवाल पूछ रहे हो ना, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि देखो मैंने बताया फिज़िक्स में रट्टा नहीं मार सकते, तो तुम लोगों को क्या करना है, अपनी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा जो तुम लोगों के मिस्टेक्स हैं वो कम होती जाएंगी। और बायो में तुम लोग अगर सिली मिस्टेक्स कर रहे हो ना, तो उसमें तुम लोगों को मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, मेमोरी पावर जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, तो तुम्हारी जो जितनी भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो अपने लिए दिन में 10 से 15 मिनट निकालो, मेडिटेशन करो, उससे क्या होगा, तुम्हारी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएंगी, तुमसे बिल्कुल भी नहीं होंगी। आखिरी सवाल है कि क्या आप उस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। देखो, अगर टाइम के कारण तुम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं भाई, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था, मेरा पूरा टाइम उसमें लग जाता, तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, तुम टाइम के रहते सीख जाओगे। जब 3-4 टेस्ट दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली टाइम कवर करना सीख जाओगे, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, नन्ही चिड़िया दाना लेने जाती है ना, तो बहुत बार गिरती है और बहुत बार चढ़ती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हारना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, करो, 3-4 बार दोगे, 6-7 बार दोगे, फिर टाइम कवर करना बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, बट 3 हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना, ये 3 ऊपर वाली हैं। ठीक है, बट इन 3 प्रॉब्लम्स को पकड़ के चलना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है ना, तो टीचर से पूछो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पूछो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताएंगे भी, वो तुम लोगों के लिए ही बैठे हैं, वो तुमको बताने के लिए ही बैठे हैं। अगर तुम लोगों को नहीं आ रहा है ना, तो उनसे पूछो, लेकिन अगर बताने के बाद भी तुम लोगों को नहीं आ रहा है ना, तो फिर तुम लोगों को खुद से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जब तक खुद से भी नहीं करोगे तब तक भी कोई नहीं करवा पाएगा, तो खुद से भी करने की कोशिश करो, कोचिंग में समझो, खुद से करो, ट्राई करो, ज़रूर होगा। बी पॉजिटिव इन यूर नीट जर्नी। इसके बाद अगर तुम लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इसलिए मिस्टेक हो रही है, तो फिर तुम लोगों को खुद से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभी मैंने कल जो वीडियो डाली है उसको देखना, ठीक है, उसमें मैंने पूरा दिया हुआ है कि तुम लोगों को कब कब प्रैक्टिस करना है। देखो, अपना फिक्स टाइम टेबल बनाओ, वो टाइम टेबल मैंने बता दिया है, उसको देखो, उसको ही तुम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जिस तुम लोगों को जब तुम्हारा टाइम प्रेफर हो तब, पर उसको देखना, समझना। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। और सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ना, तो वो तुम लोगों को प्रैक्टिस से ही सही होगी।
जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई कोई जड़ी बूटी है वो तुम्हारे हाथ में मैं ला के रख दूँ और बोलूँ कि इसको पी जाओ या खा लो, इससे तुम लोगों को सारा सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ याद रहने लगेगा। नहीं, जब तक खुद से रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक दिमाग में कोई चीज़ नहीं जाएगी। अब आते हैं सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, ये एक बोनस टिप की तरह भी तुम लोग लेना। देखो, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि मतलब हम लोग हमारे मॉक टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट करें। देखो, इसका सीधा सिंपल आंसर ये है कि तुम लोगों को इजी सब्जेक्ट से ही अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। जो भी तुम लोगों को सब्जेक्ट इजी लगता है, किसी किसी को फिजिक्स आसान लगता है, किसी किसी को बायो। देखो, अगर तुम लोगों को बायो सब्जेक्ट इजी लगता है तो तुम लोग पहले उससे स्टार्ट करो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? देखो, बायो से स्टार्ट करोगे ना, एक क्वेश्चन सही हुआ, 2 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन सही हुए, चारों क्वेश्चन सही गए तो मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि अरे मेरे तो सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, मुझसे तो पूरा टेस्ट हो जाएगा। मतलब नेगेटिव कुछ नहीं जाएगा दिमाग में, सब कुछ पॉजिटिव जाएगा। तो ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर उस कॉन्फिडेंस के द्वारा ही तुम्हारा जो पेपर है वो पूरा बहुत अच्छे से हो पाएगा। सो आई होप सो कि तुम लोगों को पूरी वीडियो देख करके तो जो भी तुम्हारी दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है वो क्लियर हो गई होंगी। और तुम लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम लोगों को जल्दी से मिले। सो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।